अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर हमारी अच्छे से फिनिश हो जाती तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में पूछा आता है आई थिंक इससे 98% कवर हो गया, क्योंकि जो भी फॉर्मेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उसमें मेनली जो बेसिस होता है इनका वो एनसीईआरटी होता है। इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत हम इंटेक्स क्वेश्चन से करेंगे। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी साथ में रखिएगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो और साथ में आप इसके सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 15.1 से स्टार्ट करें, जिसमें पूछा गया व्हाट आर पॉलीमर्स। इसकी बात चैप्टर की शुरुआत में कही गई थी कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15.1 डिस्कस किया गया है, इंटेक्स क्वेश्चन है ये, और इसमें ही पूछा गया व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर के लिए सबसे पहले ये बात कही जाएगी कि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी हाई मॉलिक्यूल सब्सटेंस अराउंड 10⁻³ से 10⁻⁷ यू, यानी से AMU कहते हैं, इतना करीब इनमें मास होता है। और इनकी जो कंपोजिशन होती है, जो छोटी छोटी यूनिट जो इन्हें बनाती है, उन छोटी छोटी यूनिट को मोनोमर्स कहा जाता है। ये केमिकल यूनिट्स होती हैं जिनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन होता है जिनसे जुड़ती हैं, और ये सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो पॉलीमर्स आर बेसिकली macromolecules of high molecular mass formed by the small units called monomers. These are the chemical units which are combined together and form macromolecules. Question number 15.2. इसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा है। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो बेसिकली इसके 3 टाइप आते हैं। पहला लीनियर, दूसरा ब्रांच, और जो तीसरा है वो है क्रॉस लिंक। जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन लीनियर स्ट्रक्चर्स में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, जिनमें कोई साइड ब्रांचेस नहीं निकलती, और क्योंकि इनमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो इन्हें पास आने में मुश्किल क्रिएट करे, इसलिए बहुत एक दूसरे के पास आ सकते हैं। और जब ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। जैसे ऊन होता है, वुल होता है, उस ऊन में आप देखें तो बहुत मोटा धागा होता है, और वो मोटा धागा पतले 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 बहुत सारे धागों से बना होता है। कुछ इसी तरह ये एक मोटे धागे की तरह काम कर रहा है, जिसमें पतले पतले बहुत सारे धागे वो एक दूसरे के एकदम करीब आ सकते हैं, और करीब आने से अच्छे से पैक हो जाते हैं। ये जो अच्छी पैकिंग है ये क्या करेगी, ये इनकी डेंसिटी बढ़ा देगी। स्पेस बहुत कम है तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ने के साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्लोज है ये एक दूसरे के, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, और साथ में इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी खींचा तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे, जैसा कि नायलॉन की रोप में देखने के लिए मिलता है। और ऐसे मोनोमर जिनमें कोई साइड ब्रांचेस नहीं निकली हो वो इसे बनाने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम लीनियर के एग्जाम्पल की बात करें तो लीनियर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें पॉलीथीन आता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। नायलॉन 66 इसमें आता है, इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है। और अगर टेफ्लॉन की बात करें, इसमें कोई साइड में ब्रांच नहीं निकली होती है। एक एग्जांपल हम वापस से लें, पॉलीथीन में तो देखिए आप किस तरह होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज एथीन, इसका मोनोमर होता है। और अगर इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह की मोनोमर्स जब आपस में बहुत सारी जुड़ेंगी तो ये सारी मोनोमर्स जो होंगी वो एक लंबे थ्रेड के रूप में होंगी, जिनमें कोई ब्रांच नहीं निकली, जिसके कारण ये आसानी से पैक हो सकेंगे। लीनियर के बाद जो सेकेंड टाइप है वो है ब्रांच्ड। नाम से ही क्लियर है कि इनमें साइड में ब्रांच निकली होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी को
लीनियर से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेगी हम आसानी समझ सकते हैं। लीनियर के जो थ्रेड थे वो आसानी से फाइबर क्लोजली पैक हो पाए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था उनको जो दूर करना, जबकि इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो इनको दूर करेंगे और दूर करने से इनकी जो पैकिंग है वो काफ़ी लूज़ होगी। लूज़ पैकिंग ऑब्वियसली श्योर सी बात है इनकी डेंसिटी को कम कर देगी। डेंसिटी कम होने के साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और साथ में इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ये बात हमने की थी, बहुत आसानी से पूछा गया कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि लीनियर कंपेयर ब्रांच की क्वालिटी पुअर है, पर ऐसा नहीं है। किसी भी पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ इस बात पे डिसाइड होती है कि वो कहाँ यूज़ होने वाला है। हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाने वाला ग्लाइकोजन इसी का एग्जाम्पल है जो लूजली पैक्ड होता है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टारवेशन या जब हम खाना नहीं खा पाते हैं उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारी बॉडी में वो कोई मसल का काम नहीं कर रहा जिसे आपको कहीं ना कहीं खींचना पड़ेगा, जिसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़रूरी चाहिए। पर ये तो ज़रूरी है कि अगर हम खा नहीं पा रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ये सब्सटेंस आसानी से मेल्ट हो जाए, आसानी से डिज़ोल्व हो जाए, जिससे हम जल्दी से एनर्जी गेन कर पाए। और अगर सोचिए अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता तो आपको ठंड के मौसम में तो गर्मी वाली जगह ढूंढनी पड़ती जहाँ पे आप जाकर अपने बॉडी के ग्लाइकोजन को डिज़ोल्व कर पाते। तो ये नहीं सोच सकते कि ब्रांच पॉलीमर्स की क्वालिटी पुअर है। हमें बस ये याद रखना है कि हमें कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसके एग्जांपल में हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे पॉलीप्रोपिलीन एग्जांपल है जिसमें CH3 की ब्रांच निकली हुई थी, या PVC जिसमें क्लोरीन की ब्रांच निकली हुई थी, पॉलीस्टायरीन जिसमें बेंजीन की ब्रांच निकली हुई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके हैं। पॉलीक्राइलोनाइट्राइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हमने इसमें जिसमें साइलेंट की ब्रांच निकली थी। तो हम पॉलीस्टायरीन का एग्जाम्पल एक बार दोबारा देखें तो ये था स्टायरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसमें इस तरह बेंजीन का रिंग था। इसके एन मॉलिक्यूल लेकर यदि हम पॉलीमर बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा जो वीक बॉन्ड है। ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई थी और ये रिएक्शन इस तरह करता है कि ये जब ब्रांचेस खाली हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं साइड चेन वैलेंसीज, तो ये वैलेंसीज उसको आगे और पीछे जुड़ने में मदद करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये लंबी चेन बनेगी तो ये ब्रांच के रूप में निकल गया और ये जो ब्रांच है वो क्लोजली पैक्ड होने से नहीं देगा। थर्ड टाइप जो है वो है क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये हमारा सेकेंड पॉलीमर हो गया, लीनियर फर्स्ट हो गया, और ये थर्ड है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ मिलता जुलता है ब्रांच से, उसमें भी साइड में एलिवेशंस निकले होते हैं, पर वो फ्री नहीं होते, वो सेकेंड ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं। और जब ये सेकेंड ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं तो ये जो सेकेंड ब्रांच है इनका जोड़ है ये इन्हें हार्डनेस और ब्रिटलनेस प्रोवाइड करता है। और हमने इस एग्जाम्पल के रूप में देखा था थर्मोसेटिंग में कि वो काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होते हैं जो थर्मोसेटिंग होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने बेकेलाइट देखा है, बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल है। मेलामाइन इसका एग्जाम्पल है जिसमें इस तरह की क्रॉस लिंक थी। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन करके आता है, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें कुछ इस तरह की चेन थी OH ग्रुप के साथ में जो अटैच थी CH2 के साथ में, तो ये हो गई लीनियर चेन। और जब ये दूसरे के साथ जुड़ेंगे सिमिलर चेन के साथ में, बीच में जो CH2 आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं क्रॉस लिंक का।
ये बीच में आ रहे हैं वो क्रॉस लिंक का काम कर रहे हैं, जो इसे हार्डनेस और ब्रिटलनेस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप होते हैं इसके, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड। नाउ इंडेक्स क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 15.3। इसमें हमें 2 पॉलीमर दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है मोनोमर। तो बेसिकली अगर इस पूरे चैप्टर में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये है कि आपको किसी भी पॉलीमर से उसका मोनोमर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ना सिर्फ स्ट्रक्चर से, उसके नाम से भी, और साथ में ये भी कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, एडिशन में आएगा, कंडेंसेशन में आएगा, को पॉलीमर में आएगा, होमो पॉलीमर में आएगा, या स्ट्रक्चर में लीनियर, क्रॉस लिंक या ब्रांच में आएगा। तो ये 2 चीज़ जो है आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए जब आपके इसके चैप्टर की बात करें। और अगर आपकी ये 2 चीज़ अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चर दिया है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये कौन सा पॉलीमर बनाया गया है और इसके मोनोमर कौन से। ये NH रिंग दे रही है, अमाइड बनाएगा जो CH3, CH2 मिथिलीन ग्रुप 6 टाइम्स दे के रखे हैं। लॉन्ग NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम्स और C डबल बॉन्ड। और अगर आप इसे आइडेंटिफाई करें तो ये को पॉलीमर है, इसमें 2 मोनोमर इक्विवेलेंट है कि ये वाली ये वाली। इनके इसमें जो अमाइड बॉन्ड बन रहा है वाटर के लॉस से बनता है कंडेंसेशन में। इसका अगर इसे OH मिलेगा, इसे H मिलेगा, अगर इसके दोनों एंड को मैं H प्रोवाइड कर दूँ तो ये हो गया NH2, ये हो गया CH2 6 NH2। मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इसको H दे दिया तो इसमें हो गया NH2। और पहचाने तो ये है हेक्सा मिथिलीन डायमीन। और अगर हम दूसरे वाले को देखें और इसे हम OH दे दें तो ये बन जाएगा OH CO CH2 4 टाइम्स और ये है 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड। ये है इसके दोनों मोनोमर और ये है नायलॉन 6 क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और उसमें भी 6 कार्बन। सेकेंड जो प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में वो है C डबल बॉन्ड O। इसी क्वेश्चन नंबर 15.3 का CH2 5 टाइम्स। अगेन ये अमाइड बॉन्ड दिख रहा है हमको CONH, और अमाइड में वाटर का लॉस होता है, इसमें ये OH लॉस करता है और H लॉस करता है। वापस देते हैं इनको OH और इनके H, तो ये बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O। ये हो गया CH2 5 टाइम्स, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन वाला अगर आप याद करें तो हमने कहा था कैप्रोइक एसिड कहते हैं इसको, और ये कैप्रोइक एसिड जो था ये हमें कैप्रोलैक्टम से मिला था। एक साइक्लिक रिंग थी कैप्रोलैक्टम करके, 7 मेंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7। तो ये था कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से बना था कैप्रोइक एसिड जब हमने पानी ऐड किया था हमने, और इससे बना था ये। और ये जो था पॉलीमर वो था नायलॉन 6। उसके बाद थर्ड जो दे रखा है मोनोमर काफ़ी आसान सा है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, बस पाई बॉन्ड थोड़े जो गए हैं वापस दे रहे हैं। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 पहचान पा रहे हैं आप इसको, आइडेंटिफाई करें तो ये है टेट्राफ्लोरोइथीन से बना हुआ टेफ्लॉन। तो ये है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, और जिससे हमने कहा था टेफ्लॉन। और ये जो टेफ्लॉन है वो एडिशन का एग्जांपल था, तो कुछ टूटा तो था नहीं, बस ये जो वैलेंसी जैसे पाई बॉन्ड बनाना है इसका मोनोमर हो गया CF2 डबल बॉन्ड CF2 दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15.4 पर। आसान सवाल है, हमें कुछ पॉलीमर्स दिए हैं उसे क्लासीफाई करना है कि वो एडिशन है, क्या वो पाई बॉन्ड से टूट के बना है या फिर कंडेंसेशन है किसी मॉलिक्यूल के लॉस से बना है। क्वेश्चन नंबर 15.4 में हमें
हमें डिवाइड करना है दिए हुए पॉलीमर्स को एडिशन और कंडेंसेशन। सबसे पहले आता है टेरिलीन। आपको याद आया टेरिलीन एक पॉलिएस्टर था, और अगर ये पॉलिएस्टर था तो ईस्टर बॉन्ड 2 से बनता है फंक्शनल ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और अगर ये जुड़े होंगे डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया होगा। तो ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसका एक मोनोमर देखिए क्या था, इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट वाटर रेजिस्टेंट पॉलीमर क्विक एंड ड्राई, जिसमें मौत का असर नहीं होता, जो फ्रीज नहीं पड़ती जिसमें, और इसे हमने जोड़ा था टेरेथैलिक एसिड के साथ, जिससे वर्ड आया था टेरिलीन। और इसमें हमने यूज़ किया था जिंक एसिटेट और साथ में एंटीमनी ऑक्साइड। ये सिचुएशंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15.4 के अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5.91, 5.15.19, तो उसमें टेरिलीन का डिटेल पूछा गया। तो ये आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। उसमें पूछा गया टेरिलीन कैसे बनाया जाता है। तो टेरिलीन बनाने के लिए हमने लिया इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरेथैलिक एसिड, जिंक एसिड और एंटीमनी ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसकी प्रोसेस कराएंगे। ये H लॉस करेगा, ये OH लॉस करेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे तो ये ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और क्योंकि आगे भी लिंकेज होना है तो ये आगे और पीछे की वैलेंसीज भी खाली होनी चाहिए, तो यहाँ से हम H हटाएंगे, ये हो गया OC, और ये रही बेंजीन की रिंग, और ये CO। तो क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर रहा है इसलिए ये जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज बैकेलाइट। बैकेलाइट अभी हमने देखा था जब हमने पढ़ा था कि क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जांपल्स। तो बैकेलाइट कैसे जुड़ता है, स्ट्रक्चर तुम देखा अभी कैसे बनता है। बैकेलाइट अगर इस तरह यूनिट्स जुड़ रही थी आपस में, कीजिए ये फिनॉल की रिंग थी और इसमें ये था CH2OH, ये होता है इसका मोनोमर। और जब ये मोनोमर दूसरी ऐसे सिमिलर मोनोमर के साथ में जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली लॉस होगा इसके मोनोमर को जोड़ने के लिए इस तरह, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी लॉस हो रहा है इसके मोनोमर को जोड़ने के लिए, इसलिए ये भी जो जाएगा वो कंडेंसेशन की ही कैटेगरी में जाएगा। इस तरह हम इसकी यूनिट खाली बता रहे हैं, आगे जो बताएगा कि वो ऐसे जुड़ता है। तो ये भी कंडेंसेशन के एग्जांपल हो गया। द थर्ड वर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ये है विनाइल क्लोराइड, इसका यूनिट बिल्कुल वैसे ही जैसे बेंजीन अटैच था भी पॉलीस्टाइरीन में, क्लोरीन अटैच है, ये भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोसेस होती है। इसके पास ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है, अगर किसी के पास एक पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली पहले वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कुछ मॉलिक्यूल लूज़ नहीं करेगा, और अगर वो लूज़ नहीं करेगा तो एक वैलेंसी यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, और इस तरह क्योंकि इनके जुड़ते वक्त कोई मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ, ये जाएगा एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में। एडिशन कंडेंसेशन में फ़र्क ये देख रहे हैं हम कि जहाँ एडिशन कोई मॉलिक्यूल लॉस नहीं करता, ही जुड़ते वक्त मॉलिक्यूल लॉस कर देता है, तो जो मोनोमर है उसके कंपेयर में पॉलीमर के पास से मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, मॉलिक्यूल कम होने से उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे पाई बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ फंक्शनल ग्रुप थे और कोई मॉलिक्यूल लॉस नहीं करता, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो रेशियो इंडिविजुअल एटम्स का और मोनोमर में होता है वही पॉलीमर में होता है। जो चौथा एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया पॉलीथीन। पॉलीथीन नाम में ही इथीन है, मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप तो कंडेंसेशन और पाई बॉन्ड तो एडिशन। तो ये रहा इथीन मॉलिक्यूल। इसको हम लो डेंसिटी हाई डेंसिटी दोनों अलग अलग बनाते हैं। रात में तो लो डेंसिटी ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस या पेरोक्साइड को
473 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर 1500 ATM में लगते हैं और फ्री रेडिकल के कारण ये जो साइड में लिंकेज क्रिएट कर देता है, जो इसकी टफिंग कम कर देता है। और ये फिलहाल हम एडिशन कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एडिशन की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, ये उसके थ्रू जुड़ेगा, ये कोई मॉलिक्यूल लॉस नहीं करेगा, इसलिए इसके पॉलीमर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो मोनोमर के जैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15.5 ये इंडेक्स क्वेश्चन है और इसमें ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस पूछा गया। ये जो ब्यूना एन है और जो ब्यूना एस है वो दोनों ही रबर की वैरायटी है, सिंथेटिक रबर की वैरायटी है। ये ना सिर्फ केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क है, इनकी प्रॉपर्टीज़ ही वैरी करती हैं। दोनों के दोनों रबर हैं, दोनों इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टोमर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्यूना एन की बात करें तो ये 3 वर्ड से बना है। ब्यू दैट इज स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, इट्स मोनोमर, Na सोडियम जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एन स्टैंड फॉर एक्राइल अल्काइल। तो ये रहा ब्यूटाडाइन। ऐसे कॉल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये इसका मोनोमर है और इसका नाम हमने बात की थी बहुत इस तरह है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है मोनोमर की। ये है विनाइल साइनाइड को एक्राइल नाइट्राइल को, ये है और ये प्रोसेस जो है वो सोडियम के प्रेजेंस में होती है। ये भी एडिशन का एग्जांपल है, इसे पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो ये पाई बॉन्ड तो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, दैट CH डबल बॉन्ड CH और इस कॉल्ड 1,4 एडिशन, क्योंकि आपका फर्स्ट और फोर्थ कार्बन बॉन्डिंग के लिए फ्री हो गया। बार दोहराते हैं, इसे 1,3 डाइन कहते हैं क्योंकि डाइन जो है वो फर्स्ट और थर्ड में, और कहते हैं 1,4 एडिशन है क्योंकि जुड़ता फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से है और ये जुड़ जाएगा इससे, तो ये है ब्यूना एन। जबकि अगर हम केमिकली बात करें ब्यूना एस से तो हम देख रहे हैं जैसे यहाँ एस आ गया एन की जगह, वैसे एस स्टाइरीन ले लेगा ट्राइनाइट्राइल की जगह। ये यहाँ ब्यूटाडाइन अगेन इट्स 1,3 ब्यूटाडाइन, सेम मोनोमर, बट यहाँ पे स्टाइरीन आ चुका है। और ये जो स्टाइरीन है इसका ये एस हो गया, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। और यहाँ पे अगेन बॉन्डिंग टूटेगी तो फर्स्ट और फोर्थ फ्री हो जाएगा बॉन्डिंग के लिए। प्रॉपर्टीज़ में अगर फ़र्क याद करने बात करें तो याद कीजिए ये केमिकली रेजिस्टेंट होता है और क्योंकि केमिकल सॉल्वेंट्स इसका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ में हॉजेस और फ्यूल टैंक बनाने के काम आता है। ये फ्यूल से डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता, केमिकली फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हॉजेस बनाने के काम आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में फ़र्क ये आता है कि इसमें वियर एंड टियर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से घिसता नहीं है और इसलिए ये शूज़ के सोल, चप्पलों के सोल और टायर्स बनाने के काम आता है। तो केमिकली भी डिफरेंट है और प्रॉपर्टी वाइज भी ये डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15.6 अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शंस दिए उन्हें क्लासीफाई करना है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। और अगर आप इसी के साथ में एक क्वेश्चन और देखें जो आप साथ में समझ सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 15.11, वो टेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन का है क्योंकि ये NCERT एक्सरसाइज जो होती है लास्ट में उसका है।
और इस NCERT एक्सरसाइज 15.1 में आपको दो चीज़ों में क्लासीफाई करने के लिए कहा है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन। तो हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है इलास्टोमर, जिसमें होता है वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनमें वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जितने भी रबर्स होते हैं वो इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए उनमें एक दिया है ब्यूना एस और नियोप्रीन। अगर आप याद करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे ब्यूना एस, जो कि एक रबर की वैरायटी अभी डिस्कस की, और नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होता है जिसे हमने बनाया था, याद कीजिए, एसिटिलीन की अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करके पहले विनाइल एसिटिलीन बनाया था, फिर उसकी HCl मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, और इसका ये था मोनोमर। ये दोनों ही रबर की वैरायटी है, और रबर में वीकेस्ट अट्रैक्शन होता है, तो ये दोनों वीक अट्रैक्शन के बेसिस पे जाएंगे। फिर सेकेंड इलास्टोमर के बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में थोड़ा अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा होता है, मतलब इलास्टोमर से ज़्यादा होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। मगर अगर इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी में वेरिएशन भी है। इसकी प्रॉपर्टी वेरिएशन ये है कि इसमें जो लॉन्ग चेन होती है उनमें कोई क्रॉस लिंक नहीं होता, जबकि इसमें जो लॉन्ग चेन होती है उसमें क्रॉस लिंक होता है, और इनके इस क्रॉस लिंक के कारण ये बहुत हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है। तो अगर हम इसके मास को, मोल्टन मास को ठंडा करते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसके सॉलिड मास को अगर वापस गर्म करें तो फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज आता है। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं विदाउट चेंज इन प्रॉपर्टी, और ये बार बार क्योंकि मेल्ट होकर सॉलिडिफाई हो सकता है, तो इसे बार बार यूज़ किया जा सकता है। और जब ये लिक्विड स्टेट में होता है हम इसे किसी मोल्ड में डाल देते हैं जिससे उसका शेप गेन कर लेता है। ऐसा ये भी करता है अगर हम इसे लेते हैं इसके सेमी सॉलिड स्टेट में, और जब सेमी सॉलिड स्टेट में एक बार ठंडा करने पर ये सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड साथ में ब्रिटल, तो इस प्रोसेस को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ला सकते, जबकि इसकी जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है वो रिवर्सिबल स्टेट में होती है, हम बार बार कर सकते हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है। तो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें पॉलीथीन की बात करें और पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, पॉलीथीन और PVC की बात करें तो वो इस कैटेगरी में आता है। और पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन, जो हमने सारे एग्जाम्पल पढ़े वो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। और थर्मोसेटिंग में हमारे आते हैं बैकेलाइट, मेलामाइन, जो हमने कंडेंसेशन में जिसका जिक्र किया था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी एक होता है। तो इनमें अट्रैक्शंस थोड़े से इलास्टोमर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद में जो चौथी वैरायटी आती है वो आती है फाइबर, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। और ये जो फाइबर होते हैं इनमें दो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम करते हैं, डायपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं उनमें नायलॉन 66 और नायलॉन 6 इसी कैटेगरी में आता है। इस तरह 4 वैरायटी है। ये वीकेस्ट फोर्स अट्रैक्शन कैरी करता है, ये इंटरमीडिएट और उससे स्ट्रॉन्ग। ये तो अगर हम पेयर वाइज देखें, क्वेश्चन नंबर वापस देखिएगा 15.6,
भले जो 3 की पेयर है उसमें सबसे पीछे आएगा ब्यूना एस अट्रैक्शन के मामले में, क्योंकि उसमें काम करा वंडर वॉल। उसके आएगा पॉलीथीन जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है, और सबसे आएगा नायलॉन 66 जो कि एक फाइबर है। उसी तरह से अगर सेकंड पेयर को देख के सबसे पीछे आएगा नियोप्रीन जो कि एक रबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। उसके आगे आएगा पीवीसी जो कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और सबसे आगे आएगा नायलॉन 6 जो कि फाइबर का एग्जाम्पल है, और फाइबर में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम करता है। उस तरह हमारे इंटेक्स सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।